केविन से किस तरीके से इस सफ़र का व्यू दिखाई देता है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे जो है आखिरी पड़ाव तक पहुँचने के लिए ये एक्स्ट्रा वेट लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि ये पूरा का पूरा केविन जो है वो डीरेल ना हो, क्योंकि यहाँ से स्लोप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से स्लोप थोड़ा सा और बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार हम 30 डिग्री से 32 डिग्री और 35 डिग्री के आसपास के स्लोप में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सबसे जो है वो तीखी ढलान हमारे इस सफ़र के दौरान यहाँ से आगे रहने वाली है। और आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर्स ने इस वेट को इसीलिए एंगेज किया ताकि इसके बाद आखिरी सेक्शन तक पहुँचने के लिए जो है सफ़र और सुरक्षित हो सके। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहद रोमांचकारी ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। 2 रस्से जो हैं वो इस कैबिन के साथ लगे हुए हैं और एक रस्सा जो है वो खींच रहा है और दूसरे रस्से से एक दूसरा कैबिन जो है नीचे की तरफ जा रहा है और लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि आगे बेंच कैंप पहुंचने के बाद क्या कुछ तस्वीर दिखाई देती है। शानन से बरोड तक के सफ़र के आधे पड़ाव तक अब हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर अब हम पहुंच चुके हैं। इस जगह को विंच कैंप कहा जाता है और ये इस पूरे हॉलेज ट्रॉली लाइन का सेंटर पॉइंट है और बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ से जो है वो जोगिंदर नगर साइड की वैली दिखाई देती है। लेकिन अभी हमारा यहाँ से सफ़र जो है वो पैदल पार होगा और यहाँ से लगभग हमें 3 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक जो है वो करना होगा ताकि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ हम पहुँच सकें। और वहाँ से इसी तरीके से हॉलेज लाइन का एंड पॉइंट है और वहाँ से बरोड की तीखी उतराई जो है वो किस तरीके से है और इस प्रोजेक्ट का वो वाला सेक्शन किस तरीके से इस वक्त मौजूदा हालात में है वो आपको दिखा देते हैं। इस सेक्शन को ज़रूर दिखा देते हैं कि जिस तरीके से ये कैबिन है और इस कैबिन में लगातार लोड को बढ़ाया या घटाया जा रहा था, तो जाहिर तौर पर इतने बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स को उठाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मशीन का यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है। ये मशीन को दिखा देते हैं पैन करके, अगर कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाए तो ये क्रेन है और इस तरीके की क्रेन हर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर लगाई गई है ताकि जब इसकी लोड कैपेसिटी को कैबिन के लिए जो है वो एंगेज किया जाए तो इस क्रेन का इस्तेमाल जो है वो पिछले कई सालों से यहाँ पर किया जा रहा है। आसानी से जो है इतने भारी भरकम साजो सामान को बेशक वहाँ से लाना है या उस पर लेकर जाना है तो ये क्रेन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा है। 1925 से 1930 के बीच इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी और जिस तरीके से इतनी ऊंची पहाड़ियों पर इस नैरो गेज लाइन को बिछाया गया तो उसका इस्तेमाल आज भी इस एक सेक्शन में किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ से आगे जो है वो हमें ट्रैकिंग करके जाना होगा और इस ट्रैक का इस्तेमाल उस दौरान जो है वो 1932 के आसपास जो है वो किया जाता रहा है और यहाँ से होते हुए इस पहाड़ी के दूसरी तरफ तक लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले एक छोटे इंजन के जरिए जो है इतने छोटे छोटे ट्रॉलीज को पुल करके इस्तेमाल में लाया जाता था और अब वहाँ किस तरीके की कंडीशंस हैं वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद बेहद आपको सुकून ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके कंडीशन की अगर बात कर लें तो ये लैंडस्लाइड अब इस पूरे के पूरे जोन के लिए कुछ परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वाले सेक्शन की इस नैरो गेज लाइन को जो है वो भूस्खलन ने काफ़ी तरीके से जो है वो डैमेज किया है। बड़ी बड़ी चट्टानें इस वक्त गिर चुकी हैं और ये लाइन जो है वो कुछ डैमेज हुई है। हालांकि इस पूरे सेक्शन को अगर रिस्टोर किया जाए तो दोबारा से जो है इस वाले सेक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैकिंग के दौरान जो है वो ये वाला सेक्शन उसकी मौजूदा तस्वीर है क्या। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जगह जगह पर जो है वो चाहे लैंडस्लाइड हो या चट्टानें गिरी हों, इस लाइन को काफ़ी डैमेज कर चुकी हैं। लेकिन
अमूमन हिस्से को अगर देखें तो आज भी यहाँ पर रेलवे ट्रैक को जो है वो देखा जा सकता है। ये नैरो गेज रेलवे ट्रैक है और नैरो गेज रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल 1928 के बाद यहाँ पर लगातार किया जाता रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रैक एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था जिससे पावर जनरेट की जानी थी। और हालांकि इसका इस्तेमाल पर्यटन के लिहाज से किया जा सकता है, पर लेकिन उसका इंतज़ार अभी फ़िलहाल किया जा रहा है। लेकिन देखना ही होगा कि आगे तक आने वाले ट्रैक्स में किस तरीके से आगे की तस्वीर जो है वो हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते चलेंगे। 8,000 फीट की ऊंचाई पर इस पहाड़ को काट कर ये फ्लैट एरिया में जो है वो एक नैरो गेज रेलवे ट्रैक बनाया गया। हालांकि इस पे जो है वो छोटी ट्रॉलीज का इस्तेमाल इंजन के साथ किया जाता रहा और इस सेक्शन पर पहुंचने के बाद जो है अगला नज़ारा क्या है उसके बारे में जानकारी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से दूसरी वैली जो है हम उसमें प्रवेश करते हैं और वो है बरोट वैली। तो बरोट वैली के लिए जब ट्रैक जाता है तो यहीं से होकर जो है हेडगिर तक जो है पहुंचते हैं और उसके बाद में फिर सीधा नीचे तीखी ढलान रहती है। और इस तरफ का नज़ारा दिखाना भी जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस जो सड़क का निर्माण इसलिए किया गया ताकि कर्नल बेटी जो इस पूरे प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे, इंजीनियर थे, वो अपनी बाइक का इस्तेमाल उस दौरान में यहाँ पर किया करते थे। इस वक्त स्थानीय हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आप हैं कहाँ से? मैं रमेश कुमार हूँ, मेरा घर यहीं बरोट में है। मैं यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि हमने हमारे बुजुर्गों ने बताया हुआ है कि जब कर्नल बेटी जी हुआ करते थे तो उनकी बाइक जो है वो आगे से ट्रॉली पे आती थी और यहाँ तक ट्रॉली में लाया जाता था। उसके बाद वो यहाँ से आगे नीचे को जो इस रोड से है वो बुलेट में जाया करते थे। ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत रास्ता है जो नीचे हमारे जलान तक जाता है, जो अभी भी इसमें बहुत सारे ट्रैकर्स आते हैं, बहुत फॉरेनर्स आते हैं जो मूव करते हैं यहाँ से। और दूसरा जो है हमारे लोकल बुजुर्ग बोलते थे जब पहले यहाँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन इतनी इजी नहीं थी तो मैक्सिमम सामान जो है लोगों का राशन जो है वो जूंदानगर से ही लाया जाता था, खच्चरों और घोड़ों का यूज़ किया जाता था। उसके बाद जब से ट्रॉली चली थी 1980s तक तो काफ़ी सामान जो है राशन पानी और बहुत सारी ज़रूरतमंद चीज़ें इसी में लाई जाती थी जो लोगों के लिए बहुत सहूलियत थी। किस तरीके से रमेश जी आप देखते हैं कि बहुत सारा बदलाव जो है अब इस बरोट वैली हो या फिर जोगिंदरनगर वाली साइड में हुआ है, और ये जो नैरो गेज जो ट्रैक है वो बरोट के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता था क्या किसी वक्त? ये हमने जो सुना है वो सब बुजुर्गों की बातें हैं कि बोलते कि बहुत बड़ी लाइफलाइन थी, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पूरी तरह से खच्चरों पे डिपेंड था। हमारा एक स्टेशन है हराबाग से ही हर चीज़ लाई जाती थी और ये बहुत पीछे बड़ा भंगाल तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी जो कांगड़ा में है उसके लिए भी सारा राशन यहीं से जाता था हराबाग से। राशन अभी भी आगे जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, बड़ा ग्रां से जाता है, सड़क के रास्ते जाता है। पहले जो है जब 1930 के बाद ट्रॉली चलने शुरू होगी तो सारा राशन इसी में आता था। लोगों का आना जाने का मेन रास्ता यही था, मेलों में, हर फंक्शन में, हर चीज़ में यहीं से जाया जाता था। वो ये मेन रास्ते की तरह यूज़ करते थे इसको। किस तरीके से आप देखते हैं, हालांकि इस पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक की तस्वीर दिखाते हुए हम आ रहे हैं और एक हिस्सा इसका आज भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, किस तरीके से अट्रैक्ट करता है और दूसरी तरफ अगर पर्यटन के लिहाज से इसका इस्तेमाल करें तो कितने सारे लोगों को ये रोज़गार दे सकता है और एरिया की जो है वो दशा और दिशा दोनों बदल सकता है क्या? बहुत मायने रखता है। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। जब इस ट्रैक को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे शिमला का हेरिटेज ट्रैक है, उसी तरह की पूरी लुक है। यहाँ स्नोफॉल बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। अगर इसको यूज़ किया जाए तो पर्यटन के लिहाज से ये दुनिया का नंबर 1 स्टेशन हो सकता है हेरिटेज के मामले में, क्योंकि ऐसी जो अब ट्रॉली है वो कहीं नहीं बची हुई है। तो हमने सुना है कि ये सिर्फ अब यहीं पे जो है हमारे चल रहे हैं। अभी इसको विज कैंप तक चलाया जा रहा है। आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक की जाए और आगे तक चले। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि स्थानीय व्यक्ति हैं और जिस तरीके से इस एरिया की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या कुछ जब 1925 से
आगे की बात रही होगी तो उस दौरान किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन के तौर पर रहा होगा। और दूसरी तरफ ये जो सड़क आप देख रहे हैं तो ये सड़क इसलिए बनाई गई ताकि कर्नल वेटी जो हैं वो अपने रेस्ट हाउस तक पहुँच सकें, और बाइक उस दौरान में बाइक का इस्तेमाल वो जो इसी रास्ते से होकर करते थे, क्योंकि बाइक को जो है वो शानन पावर प्रोजेक्ट के वहाँ से जिस ट्रॉली का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें लाया करते थे, और उसके बाद जो है विंच कैंप से यहाँ तक बाइक का इस्तेमाल करके और ठीक इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए कर्नल वेटी 1930 के बाद जो है वो माफ़ कीजिएगा 1930 से पहले जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रैक का इस्तेमाल जो है बाइक के लिए करते थे। और इसकी मौजूदा तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि इसकी मौजूदा तस्वीर है क्या। हेडगियर पहुंचने के बाद जो है वो नज़ारा बेहद खूबसूरत है। इसकी मौजूदा तस्वीर यहाँ से एक्सक्लूसिव तौर पर आपको दिखा देते हैं। ये 8000 फीट की ऊंचाई है और जिस रिपोर्ट को हम तैयार कर रहे हैं तो लगातार एक्सक्लूसिव नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद बरोट वैली दिखना जो है वो शुरू हो जाती है, और यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनको देखकर जो है हर किसी का मन जो है वो बेहद खुश होगा, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत वैली है। तो ऐसी वैली से होकर जो है इस इम्पोर्टेंट स्टोरी को हम कर रहे हैं और लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है, और ये पर्यटन के लिहाज से क्यों डेवलप होनी चाहिए उसकी जो है लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। और ये हेडगियर है, हेडगियर का अब सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ के बाद जो है वो असली तस्वीर जो कि कभी कैमरे पर नहीं दिखाई गई है वो हम आपको दिखाएंगे, और उस वाले सेक्शन पर किस तरीके से ये हॉलेज ट्रॉली की मौजूदा तस्वीर है, क्यों इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या करते हो, कहाँ से हो? बरोट से सारे भेड़ बकरी का काम करते हैं। तो डेली ऊपर इतना ऊपर आते हो? ना यहीं है रहते हैं, अब कल परसों आए हम यहाँ नीचे गए थे। तो ये जब ये नैरो गेज जब रेलवे ट्रैक इस्तेमाल में लाते थे तो उस दौरान की कुछ यादें हैं? घर के परिवार के बुजुर्ग कहते थे किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता था? ये सर बुजुर्ग कहते थे कि, लेकिन बहुत हमारे को तो इतना मालूम नहीं। बुजुर्ग कहते थे कि बुजुर्ग को भी नहीं इतना मालूम था कि यहाँ से वो बहुत पहले की बात है, बड़ी हुई अंग्रेजी की पहले की बात है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे बनाया था? हाँ जी, हाँ जी। तो आप किस तरीके से सोचते हैं कि अगर इसको टूरिज्म के लिए खोला जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है? हाँ जी, हाँ जी। वो जो टूरिज्म जैसे खोल जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा और फायदा भी होगा यहाँ सब कुछ के लिए। ये तो ऐसे ही तो देखो क्या क्वाड बन गया, सब कुछ लेने का भी देखो चीज़ का यहाँ चोर बाजारी ज़्यादा हो रही है, बस यही है सर। हेडगियर से कथियाड़ू तक का ये सेक्शन जो है इसे खूनी घाटी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण के बाद जब भी इसका इस्तेमाल किया गया तो बहुत बार हादसे हुए हैं। हालांकि ये वाली लाइन जो है वो लगभग 45 डिग्री से ज़्यादा की तीखी ढलान यहाँ पर है। हमारी टीम को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और रिस्की भी है, और स्लिपरी ये पूरा का पूरा एरिया है। तो जाहिर तौर पर ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीर दिखाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि इस खूबसूरत जो इलाके में जिस तरीके से ये हॉलेज ट्रॉली लाइन का निर्माण कार्य किया गया उसके एक हिस्से का इस्तेमाल अभी हो रहा है, लेकिन इस दूसरे हिस्से का इस्तेमाल होना चाहिए। हालांकि ये पूरी की पूरी लाइन अभी बंद पड़ी है। जो इसके टॉप का हिस्सा है वहाँ की हालात जो हैं वो उसकी तस्वीरें खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो है पूरा इलाका मशीन्स हो या फिर आसपास के इक्विपमेंट्स हो वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। अभी यहाँ से हमारी टीम को काफ़ी लंबा समय तय करना होगा, क्योंकि स्लोप इसी तरीके से बना हुआ है और ये पूरी की लाइन जो है वो कई सालों से बंद पड़ी है। आगे किस तरीके से जो है वो कथियाड़ू में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिसे तस्वीरों के ज़रिए और अपनी रिपोर्ट के ज़रिए आपको दिखाते चलेंगे।
कथियाड़ू से 0 पॉइंट तक का कुल डिस्टेंस 1.75 किलोमीटर का है और इस लाइन की कैसी कंडीशन है आइए आपको दिखा देते हैं। 7000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर जो है वो खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर इस तरीके से खेतों की देखने को मिलती है, क्योंकि अब हम सिविलाइज्ड एरिया में पहुंच चुके हैं। तो यहीं से कथियाड़ू से नीचे जब बरोड़ तक पहुंचेंगे तो गांव आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक जो है लोग रहते हैं अपने इस पूरे एरिया में, और इस वक्त पीर पंजाल की इन खूबसूरत पहाड़ियों को यहाँ से देखा जा सकता है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं तो यहाँ से बड़ा बंगाल के लिए जो है वो जाया जाता है और बहुत सारे ऐसे गांव जो हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से देखे जा सकते हैं। तो इस ट्रैक के दौरान जो है वो आपको बहुत सारी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। और इस वक्त हॉलेज ट्रॉली लाइन के साथ साथ जो है वो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे हिस्से हैं जहाँ पे मलबा गिरा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ एरिया से गुजरना काफ़ी मुश्किल है। तो हमें ट्रैक करने के बाद जो है थोड़ा दूसरा रूट लेना पड़ रहा है और अब इसके बाद जो है आगे हम आखिरी सेक्शन तक अब पहुंच चुके हैं और यहाँ से 0 पॉइंट जाने के लिए हमें अब इन खेतों से होते हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ जाना होगा और इस ढलान के दूसरी तरफ जाना होगा। तो आइए वहाँ से किस तरीके से इस ट्रैक की मौजूदा तस्वीर है वो आपको दिखाते रहेंगे। विंच कैंप से हमने ट्रैकिंग करना शुरू की थी और एक काफ़ी मेहनत इस पूरा ट्रैक को कवर करने के लिए हमारी टीम को लगी है। लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। हम तीखी ढलान पर उतरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अब उस जगह पे हम पहुँच चुके हैं जो कि इस हॉलेज ट्रॉली का एंड पॉइंट है। और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ तक लाइन जो है वो अब भी मौजूद है। लेकिन इस पूरे ही ट्रैक पर जो है वो लगभग विंच कैंप से यहाँ तक बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिसमें इस लाइन को काफ़ी नुकसान हुआ है और बहुत सारे ऐसे कंट्रोल रूम्स हैं जहाँ पर मशीनों को रखा गया है। उस मशीनों को भी जो है वो बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हमने इस पूरे ट्रैक से जुड़ी हुई दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ये 99 साल पहले इस पूरे ट्रैक को कर्नल वेटी ने डिज़ाइन किया था और 99 साल से इसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एक हिस्से पर ही सीमित रह गया है। और यहाँ तक इस पूरी ट्रॉली लाइन का इस्तेमाल किया जाता था जोगिंदरनगर से यहाँ पहुँचने के लिए। और जिस महत्वता के लिए जो है इस हॉलेज ट्रॉली लाइन का निर्माण कार्य किया गया था वो बरोट है, क्योंकि बरोट में उल नदी बहती है और उल नदी का पानी जो है वो डैम के ज़रिए स्टोर करने के बाद यहाँ से पहाड़ से टनल बनाकर जो है वो जोगिंदरनगर ले जाना जो है कर्नल वेटी चाहते थे। आइए अब हम उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की तरफ आपको लेकर चलते हैं और वहाँ किस तरीके से मौजूदा तस्वीर है और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसकी है, आइए आपको दिखाते हैं। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये बरोट वैली है और बरोट वैली में 2 नदियाँ मिलती हैं, उल नदी और लंबाडक। और वहाँ के पानी को एक साथ यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद जो है वो इस पहाड़ों से होते हुए जोगिंदरनगर पहुँचाया जाए, ताकि वहाँ पर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के तहत जो है वो पावर जनरेशन की जा सके। तो इस पर हमारे साथ लगातार इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उस तरफ से हम लगातार जो हैं आपके साथ बने हुए हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इस हॉलेज ट्रॉली का निर्माण कार्य किया गया है वो अब बरोट है और बरोट तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद ऐसी क्या कुछ बातें हैं जो दर्शकों को जाननी चाहिए? ये बरोट जो है ये हमारा वाटर कंडक्टिंग सिस्टम है। जो आपने जैसे पहले बताया कि ऊल है लंबाडक का पानी, हम लोग हमारा बराज गेट है उस साइड पे, वहाँ से हम लोग पानी को रेगुलेट करते हुए, ये हमारा ओल्ड सेक्शन था, ये यहाँ से जो रैपिड फॉल जा रहा है, और ये हमारा जो न्यू रिजर्वायर है ये नया सेक्शन है। तो हम यहाँ से पानी लेकर वो हमारा जो ओल्ड रिजर्वायर है वहाँ पे पानी लेके जाते हैं और फिर वहाँ से हमारी टनल की शुरुआत होती है। वहाँ से जो हम 18 नंबर पे हमारा जो पहला विंच हाउस था जहाँ पे हम लोगों ने ट्रॉली की शुरुआत करी थी,
उससे जो अगला स्टेशन आया था 18 नंबर, वहाँ पे जो वॉल्व हाउस है वहाँ तक हमारी ये टनल जाती है। इसकी जो पूरी लेंथ है वो 4.6 किलोमीटर है और फिर वहाँ से हमारी पेंस्टॉक शुरू होती हैं जो कि पावर हाउस में इस पानी को लेके जाती हैं और फिर वहाँ पे हमारी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो कर्नल वैटी ने इस पूरे ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था और फिजिबल किया। तो यहाँ पर रहना वो बहुत पसंद करते थे। यहाँ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कर्नल बैटी साहब का यहाँ पे हमारा एक रेस्ट हाउस है, बैटी हाउस जिसको हमने नाम दिया है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है वो। यहाँ पे वो आते थे अच्छी टेरेन की वजह से, बेसिकली अच्छी ब्यूटी होने की वजह से इस एरिया की, वो यहाँ पे रहना पसंद करते थे। और मेन पॉइंट यहाँ पे हमारा वाटर कंडक्टिंग सिस्टम होने की वजह से वो यहाँ पे ज़्यादा आया जाया करते थे। बिल्कुल। चलिए, जी मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम लगातार इस स्टोरी को ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं कि क्यों ये हॉलेस ट्रॉली जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। लगभग 99 साल से इस ट्रॉली लाइन के एक हिस्से का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा आज तक इसे कोई देख नहीं पाया था। आज हमने आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखाने की कोशिश की है। आइए कुछ और इस पूरे के पूरे हॉलेस ट्रॉली प्रोजेक्ट से जुड़ी रोचक बातों को आपको बताते हैं। हॉलेस ट्रॉली का सफ़र करने के बाद हम अब बरोट पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस लाइन का इस्तेमाल 50 सालों से पहले जो है वो लगातार किया जाता रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैली में सड़क की कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं थी। तो ऐसे में लोगों को पैदल ये पूरा इलाका जो है ऊंचे पहाड़ों से गुजरकर पार करना पड़ता था। हालांकि जब ये ट्रॉली लाइन बनी तो यहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये लाइफ लाइन के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती रही है। कुछ एक स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये विंटेज ट्रॉली लाइन जब बनी थी 1932 में, जब इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो इस इलाके के लिए किस तरीके से वरदान के तौर पर साबित रही है? हमने तो ये भी सुना है, जब हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर संजय गांधी और राजीव गांधी छोटे छोटे थे। हमें एग्जैक्ट डेट और सन का पता नहीं है, तो वो भी इस बरोट में इस ट्रॉली लाइन के रास्ते से आए हैं। लेकिन आज हमें जब इस ट्रॉली लाइन की माली हालत देखकर बहुत दुख होता है। हमें अपना बचपन याद आता है। हम दिन में 2-3 बार उसमें जुटते थे, कथियाड़ू तक जाते थे और वापस पैदल आ जाते थे। मैं तो पंजाब सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस ट्रॉली लाइन को ठीक किया जाए, ताकि टूरिज़्म के लिहाज से हमारे बरोट वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। ये लाइन जो है जीरो पॉइंट से और नीचे तक बेंच कप बननी चाहिए। मेरा सरकार से, पंजाब सरकार से निवेदन है कि इस हॉलेस वे ट्रॉली को चलाने के लिए इसको फंड दिया जाए, इसको जल्दी से जल्दी इसको चालू हालत में किया जाए। जैसे हमारी पहली हॉलेस वे ट्रॉली, जैसे एक ट्रॉली स्विट्ज़रलैंड में होती थी, दूसरी हमारी बरोट में होती थी, ताकि ये अंग्रेज़ों का जो हमारे बीच में ये जो एक ट्रॉली की सुविधा दी हुई है ना, इसको बरकरार रखना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद इनके परिवार जो हैं वो कई बार इस ट्रॉली लाइन का इस्तेमाल कर चुके हैं और इस इलाके के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि अब जो है वो स्थिति इस तरीके से बन चुकी है कि इसकी एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से ख़राब चल रहा है और ऐसे में इस पूरे हिस्से को फिर से रिस्टोर करने के लिए यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। मंडी जिला के 2 खूबसूरत इलाकों को जोड़ने वाली इस हॉलेस ट्रॉली लाइन का इस्तेमाल 1932 से लगातार किया जा रहा है। हालांकि इसका एक सेक्शन आज भी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन दूसरा जो सेक्शन है उसके हालात यहाँ की तस्वीरें बयां कर रहा है। आपको बता दें, 110 मेगावाट की क्षमता वाले इस शानन प्रोजेक्ट से सालाना 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई बिजली बोर्ड को होती है और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पंजाब सरकार के अधीन है। आपको बता दें कि इसी हॉलेस ट्रॉली लाइन का एक बार सफ़र करने के लिए बड़े बड़े नेता
यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में जिस तरीके से इसके दूसरे डेड पड़े लाइन की खस्ता हालात पर इन नेताओं के द्वारा आज तक कोई भी सवाल नहीं उठाया गया और इसकी सुध लेने के लिए पंजाब सरकार को पिछले कई सालों से यहाँ के लोग डिमांड कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार इस पूरे के पूरे विंटेज हॉली ट्रॉली लाइन को रिपेयर करने के लिए पूरी तरीके से आंख मूंद कर बैठी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये हॉलेज ट्रॉली लाइन का बंद पड़ा हिस्सा एक बार फिर से शुरू किया जाए और पर्यटकों के लिए ये लाइन जो है खोली जाए ताकि इस पूरे इलाके में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिले। हालांकि अभी तक इस लाइन का इस्तेमाल पंजाब सरकार के बिजली बोर्ड के लोगों के लिए किया जा रहा है और दूसरी लाइन जो कि आज हमने आपको दिखाई, उस बंद पड़ी लाइन के खस्ता हालात की सुध लेने वाला फिलहाल यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे इस हॉलेज ट्रॉली पर बनाई गई स्टेटस रिपोर्ट से ग्राउंड जीरो की हकीकत पता चली होगी। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन तेजिंदर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, बरोट, हिमाचल प्रदेश।